हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। आशा करती हूँ आपकी तैयारी जो टीजीटी पीजीटी की है वो बेहतर चल रही होगी। आज एक नया प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। टीजीटी पीजीटी का दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगे उसको नोट करते चले। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ऐसी जानकारी मिली है कि जो आपका पेपर है टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर है आपका, वो सितंबर के लास्ट या फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। आपके पास जो समय है वो सिर्फ आपके पास अगस्त का है। तो इस महीने में अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। ठीक है, तो अब समय ज़्यादा ना गंवाते हुए जो प्रैक्टिस सेट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपके सामने है वो है एक प्रैक्टिस बताई गई है इसमें पैसेज की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन है 1 to 4 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पैसेज को आप पढ़ें और पहले की तरह ही ये जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आप मुझे कमेंट करेंगे और सही क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पॉज कीजिए वीडियो को और इस पैसेज को आप पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपके सामने है। ठीक है, जो इस पैसेज से रिलेटेड आपके सामने है वे ये 4 क्वेश्चंस हैं। आप इन चारों क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चाहे तो आप एक काम कीजिए, अभी इस चीज़ को आंसर कीजिए और मैं आपको अभी तुरंत के तुरंत इसके जो आंसर्स है वो बता देती हूँ। पॉज कीजिए वीडियो को और इसके आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। पैसेज आपके सामने है। ठीक है, तो जिसका आंसर है सभी मार्क कर लेंगे, अपने आंसर को लिख के रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन है द फेंस इज मीन टू कीप द, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका मीनिंग ये है सीप इन एंड द डिंगो आउट। ठीक है, सीप इन एंड द डिंगो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलियाज नेशनल सिंबल इज, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल है आपका कंगारू। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट वाज लीड टू द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ द मार्सुपियल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका आंसर नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ द नेटिव प्रीडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है द मार्सुपियल पॉपुलेशन इज अप इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज, तो बिकॉज द डिंगो कैन नॉट गेट एट द कंगारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संबंधित है लिटरेचर से। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हेरोइक लाइन कोरेज आई सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। ये क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है टेनिसन की ऐसी कौन सी पोएम है जिससे ये लाइंस ली गई है, ये कोटेशन ली गई है। तो आपका सही आंसर होगा द लोटस ईटर्स। ठीक है, द लोटस ईटर्स। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूलिसिस का ही एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, द ग्रीक प्लेराइट हु इज रेफर्ड टू इन डवर बीच। डवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है और किसका जिक्र किया गया है, किस ग्रीक प्लेराइट का जिक्र किया गया है, इसमें सोफोक्लीज का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है हु वॉज द इंडियन जूइश पोइट who was awarded the Sahitya Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा उसके ऑप्शन आपके सामने नेक्स्ट हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके जो वो है और मुल्क राजाना, निज़िम एजकेल, खुशवंत सिंह या सलमान रुश्दी। तो देखिए जो उसका सही आंसर में वो है निज़िम। निज़िम जो थे एक ज्यूइश पोइट थे। ठीक है, और इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1883 में और पद्मश्री मिला था इनको साहित्य अकादमी मिला था 1983 में और पद्मश्री मिला था 1988 में। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि 1983 में ने क्या मिला था,
साहित्य अकादमी अवार्ड, और 1988 में इनको मिला था पद्मश्री। ठीक है, 1988 में पद्मश्री, और 1983 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसिडर ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? किसने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा था? तो सैमुअल जॉनसन ने इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? आपके सामने एक पेयर दिया गया है, सामने उनकी पब्लिकेशन या रिटन डेट दी हुई है, तो आपको सही पेयर करके बताना है कि ये जो वर्क है किसका पेयर गलत है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया आपसे मिस मैच। तो जो आपका वर्क है एडोनीस, ये जो वर्क है आपका, ये वर्क आपका आया था 1821 में। ठीक है, कब आया था? 1821 में। तो ये आपका गलत दिया हुआ है 1821 में। तो आपको यहाँ पे ये कट कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 1821, सही मैच हो जाएगा सभी का। प्रोमीथियस अनबाउंड आपके 1820 में आई थी, हेलास आपके 1823 में आई थी, एडोनीस आपके 1821 में आई थी, अलास्टर आपका 1816 में आया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10, हु वॉज डिस्क्राइब्ड पोइट्स पोइट ऑफ 19th सेंचुरी? किस व्यक्ति को पोइट्स पोइट कहा जाता था 19th सेंचुरी में? जो कीट्स है आपके, इनको पोइट्स पोइट कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन ऑप्शन। कोरेबरेट की आपसे सही स्पेलिंग पूछी गई है, तो जो उसकी सही स्पेलिंग होती है वो होती है कोरबोरेट। ठीक है, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। इसमें आप ध्यान रखिए, कोरबोरेट। इस तरह से आप जो स्पेलिंग्स होती है आप उनको तोड़कर याद करेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंक्चुएशन पूछा गया आपसे, सही पंक्चुएट करना है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, अब आप करेंगे इसको पोज और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, समय की बहुत कमी है। ठीक है, क्या आंसर आया सबका? इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि समय कम है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आपके लिए पंक्चुएशन से लेकर आए हैं क्योंकि गलतियाँ इसी में हो जाती है, काफ़ी होती है। इस चीज़ जो चीज़ें हमें इजी लगती हैं हम उनको छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सही पंक्चुएट कीजिए, सही पंक्चुएट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, किसका हो गया? जल्दी जल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है वो रखा गया है आपकी लिटरेरी फॉर्म्स से। ठीक है, वो है अ स्टैंजा ऑफ 8 एम्बिक पेंटामीटर ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी एंड सी सी इज नोन। तो देखिए, इसका आंसर देना इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता चल रहा होगा ये आपको कितनी लाइंस नज़र आ रही है। 2 आपकी ए बी में हो गई। ठीक है, 2 4 6 8। ठीक है, सिंपली आप इसका जवाब दे सकते हो ओक्टावा रिमा। ठीक है, ओक्टावा रिमा में आपकी 8 लाइन होती है। वैसे तो आपको इस तरह से कर ले तो बेहतर होगा कि आप इन सभी चीज़ों को अलग पढ़िए। ठीक है, मैं आप एक वीडियो आपकी ऐसी बना दूंगी जिसमें आपके जो सेंटेंसेस की फॉर्म है वो आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वॉज बॉर्न। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। When was the novel for whom the bell tolls published by Ernest Hemingway? आपको बताना है कि when was the novel, कि for whom the bell tolls ये आपका कब पब्लिश हुआ था, इसकी पब्लिकेशन डेट पूछी गई है। तो ये है आपका 1940 में आया था, 1940 में ये वर्क आपका आया था। इस चीज़ को चाहो तो आप नोट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है विच सिविल वॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नोवेल फॉर वूम द बेल
टोल्स। फॉर whom द बेल टोल्स का जो बेसिस है वो किस सिविल वॉर के ऊपर लिखा गया है? तो ये आपका आता है द स्पेनिश सिविल वॉर, द स्पेनिश सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकनर्स वर्क डील विद द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ द अमेरिकन साउथ। ये अमेरिकन थे, आपको पता ही होगा, जो फॉकनर थे वो एक अमेरिकन थे। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है, ठीक है, अमेरिकन थे। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और दूसरी बात, ये जो लिखते थे वो साउथ के बारे में लिखते थे। इनके जितने भी वर्क है, ये ज़्यादातर अपना जो वर्क है वो साउथ के बारे में ही लिखते थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हो सके तो नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भी अपनी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेकर आएँ, हम भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए कार्य करने का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 roads diverged in a wood and I took one less traveled by। आपने ये जो वर्क है, ये वर्क लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और वर्क है रोड नॉट टू बी टेकन। आपने एमए के सिलेबस में, बीए के सिलेबस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा होगा, और इनकी एक पोएम आती है द रोड नॉट टू बी टेकन, उसी से ये कोटेशन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है द थीम ऑफ द एस्केल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। थीम क्या है? तो इसकी जो थीम थी वो थी सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस, देखिए इसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, जो पोइट, जो यहाँ पर राइटर है नज़ीम, इनकी जो मदर होती है उनको किसी डॉक्टर के पास ना ले जाकर गांव वाले अपने ही तरीके से कोई झाड़ फूंक वगैरह करते हैं कि जो टोने रोड के होते हैं वे करते हैं कि ताकि जो बिच्छू है उसके जहर को निकाला जा सके। ठीक है, तो इसकी जो थीम क्या है? सुपरस्टिशन इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 पूछा गया आपसे डेस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम डांस ऑफ द यूनक कमला दास क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ। ठीक है, तो किस चीज़ का एटमोसफेयर कमला दास क्रिएट करती है? ग्लूम एंड डिप्रेशन का। किस चीज़ का? ग्लूम एंड डिप्रेशन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इन हाउ मैनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड। ठीक है, देखिए कितने पार्ट्स में बांटी गई है, ये क्वेश्चन मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रही हूँ। या तो इसकी सही क्रोनोलॉजी हो पांचों पार्ट्स की, या फिर आपका क्या हो, इनकी डिवाइडेड पार्ट हो, कैरेक्टर हो, यहाँ से हर चीज़ मैं लेकर आ रही हूँ। कारण यही है कि ये जो वर्क है आपका, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम गया होगा इंग्लिश का जिसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखिए ये वेस्टलैंड बहुत लंबी है, मैं आपको पढ़ने को तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपको इसके शॉर्ट्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वेस्टलैंड के अंदर आपको बताया क्या गया है कि इस स्टोरी में, इसकी जो 5 स्टोरी है, 5 स्टोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस किस चीज़ का कौन से पार्ट में जिक्र किया गया है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जहाँ तक बात है इसके पार्ट्स की कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो इसमें कितने पार्ट है आपके? 5 पार्ट हैं, जिनमें से पहला है द ब्यूरियल ऑफ द डेड। चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है, द ब्यूरियल ऑफ द डेड। सेकंड है आपका अ गेम ऑफ चेस। थर्ड आपका आता है द फायर सरमन। फोर्थ आपका आता है डेथ बाय वाटर। और फिफ्थ आपका आता है व्हाट द थंडर सेड। दोबारा लिख लीजिए अगर कुछ रह गया है। द ब्यूरियल ऑफ द डेड इसका फर्स्ट है, द ब्यूरियल ऑफ द डेड। सेकंड आता है अ गेम ऑफ चेस। थर्ड है फायर सरमन। फोर्थ है डेथ बाय वाटर। फिफ्थ आपका आता है व्हाट द थंडर सेड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 23। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? 23। इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल द कैरेक्टर सोरो अपीयर। सोरो एक कैरेक्टर है टेस डी अर्बरविल्स का। ठीक है, टेस डी अर्बरविल्स का एक कैरेक्टर है सोरो, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। सोरो जो होता है, ये जो कैरेक्टर है, जो टेस होती है, टेस का बेटा होता है। ठीक है,
टेस का बेटा होता है, उसका नाम सोरो रखती है वो। उसके फादर होते हैं एलेक डी अर्बरविल्स। ठीक है, सोरो मर जाता है जब वो छोटा सा होता है, छोटे मतलब अपने शिशुकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो टेस में जो सोरो कैरेक्टर है वो कौन है? टेस का बेटा है, एलेक के उसके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द प्रिटी डिल्यूजन एंड एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर द कॉरिक फोर्सेस। 24th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो पैटी डिल्यूजन्स एंड एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कॉरिक फोर्सेस। तो ये सब इनके बारे में आपको बताया गया है डायनास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। तो ऐसा कौन सा पोइट था विक्टोरियन पोइट में जो ओल्ड और न्यू के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव था? ठीक है, जिसे हमेशा क्या मिलता था, वो जब विरोध देखता था ओल्ड और न्यू के बीच में तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता था। कौन थे वे? आपके टेनिसन। ठीक है, टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लंबी सी लाइन आपके लिए दी गई है, मतलब एक तरह से चार्ल्स डिकन की एक वर्क है, और इस वर्क की पूरी जो रेफरेंस है आपके सामने रख दी गई है, और आपसे पूछा गया है कैरेक्टर किन के बारे में बताया जा रहा है। ये जो बातें की जा रही है वो किन बच्चों के बारे में की जा रही है? द टू स्टैंड इन द फास्ट एंड थिनिंग थ्रोंग ऑफ विक्टिम बट दे स्पीक एज दे वर अलोन। Eye to eye, voice to voice, hand to hand, heart to heart, these two children of the universal mother, as so wide apart differing, have come together on the dark highway to repair home together and to rest in her bosom. तो मदर कौन है? यूनिवर्सल मदर। Who are the two referred in the Charles Dickens A Tale of Two Cities? चार्ल्स डिकन्स के ये जो वर्क है इसमें ये जो टू वर्ड है ये किन दो बच्चों के लिए यूज़ किया गया है? जो टू वर्ड है ये दो किन बच्चों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है? तो चार्ल्स डार्ने और सैम स्ट्रेस के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 पूछा गया है। Thyrsis was written by Arnold to commemorate his friend Arthur Huclo, who had died in 1861 at the age of। तो आपसे पूछा गया कि आर्थर की डेथ किस उम्र में हुई थी? ठीक है, आर्थर की डेथ हुई थी 42 साल की उम्र में। ठीक है, थैरसिस जो है आर्नल्ड द्वारा लिखी गई एक एलिसी है जिसमें वो अपने जो दोस्त हैं आर्थर यू उसके प्रति शोक व्यक्त करता है, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त समय था 1861 का, और तब जो आर्थर की उम्र थी वो 42 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू स्काईलार्क? ओड टू स्काईलार्क की राइम स्कीम क्या है? तो ओड टू स्काईलार्क की जो राइम स्कीम है वो है आपकी ए बी ए। ठीक है, ए बी बी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए बी बी। ठीक है, ए बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम है ओड टू द स्काईलार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। तो इस वर्ड का इस्तेमाल एरिस्टोटल किसके लिए करते थे या किस पर्पज़ के लिए करते थे, आपसे ये पूछा गया है। तो ये था उनका अ मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। अ मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following feminist critic used the expression gynocriticism for the first time? किस फीमेल क्रिटिक ने, किस फेमिनिस्ट ने सबसे पहले गायनोक्रिटिसिज्म एक्सप्रेशन का यूज़ किया था? ठीक है, तो जो आपके वर्क हैं ये है आपकी एलन सो वाटर।
ठीक है, एलन सो वोल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इमेजिनिज्म इज एसोसिएटेड विद, इमेजिन, देखिए ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं एक तरह से सारे क्वेश्चन जो है ना आपके टर्म एक जगह लेकर आ गई हूँ, जिससे कि आपको आप इन चीज़ों को तुरंत उतार ले किसी भी सुटेबल जगह पर, किसी एक पेज पर, या जो चीज़ आपने या बुक या नोट जो भी अपना वर्ड्स का टर्म का बनाया हो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें लिख ले एक जगह, ठीक है। तो अब है आपके सामने, मैं बताऊंगी कि किस टर्म को किससे एसोसिएट किया जाता है। इमेजिनिज्म है, इमेजिनिज्म का आपका 31 का है टी.ई. ह्यूम ने, ठीक है, टी.ई. ह्यूम जो थे उन्होंने इमेजिज्म वर्ड से जुड़े हुए थे। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ वर्क बाय, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म वर्क है आपका नॉर्थरोप फायरे के द्वारा, ठीक है। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, वो नोट कीजिए। इम्प्लाइड रीडर इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इम्प्लाइड रीडर से किसने परिचित कराया? वोल्फगैंग इज़ार, वोल्फगैंग इज़ार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द टर्म विक्टोरियन इवोक द एटीट्यूड ऑफ, ठीक है, द टर्म विक्टोरियन इवोक द एटीट्यूड ऑफ, तो किसके बारे में बताता है? मोरल अर्नेस्टनेस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी, यू आर कोटिंग शेक्सपियर। देखिए जो शेक्सपियर थे उनको ना ग्रीक बहुत कम आती थी, तो इसीलिए कहा जाता है, जब हम कहते हैं ना कि ये तो मेरे लिए ग्रीक की तरह है, ये तो मेरे लिए ग्रीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं, इन बातों को जब हम कोट करते हैं, तो हम ये जो कोटेशन है किन से रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता है, एक प्यारा सा पैराग्राफ, आप इस चीज़ को पॉज करें, इस चीज़ को पॉज करें, पढ़ें, और साथ के इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस, आप उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पॉज किया, पढ़िए अब इसे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है 36, इसका आंसर कीजिए। फिर कीजिए आप अपने क्वेश्चन 37 का आंसर। इसमें आपको मैं बता दूं, पैराग्राफ आपके सामने जरूर आएगा, पैसेज आपके सामने जरूर आएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ आपके सामने इस पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, दोनों को आंसर कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 36 का आंसर होगा आपका बी, और 37 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपका बी करेक्ट होगा। किस किस का बी करेक्ट गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे किंग लियर से। इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज कैंट एज्यूम अ डिस्गाइज, तो किंग लियर में कैंट खुद को डिस्गाइज क्यों करता है या भेष क्यों बदलता है? तो भेष बदलता है टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज़ बैनिस्ड हिम, तो वो जो सर्विस करना चाहता था, वो सेवा करना चाहता था लियर की, क्योंकि इसके बावजूद कि उससे कैंट को वहाँ से निकाल दिया है, वो अपने जो किंग थे उनके प्रति बहुत लॉयल था, तो इसलिए वो उनकी सर्विस करने के लिए खुद का वेश बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज, तो शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम कौन सी है? वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट, ध्यान दीजिए अंडरलाइन वर्ड है नॉट, यूज टू लैम्प टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर, तो देखिए 3 नाम से तो वो उसे बुलाता है, 3 नाम से तो उसके बारे में बताता है, लेकिन एक नाम से नहीं बताता, कौन सा नहीं बताता। तो जो सेबल स्वीपर्स है इससे वो उसे नहीं बुलाता, ठीक है, सेबल स्वीपर से उसे नहीं बुलाता। बाकी वो उसे क्लर्जिम्स भी कहता है, डिमिस्पिक्स भी कहता है, इनोसेंट ब्लैकनेस भी कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 41। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड ऑफ, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड ऑफ,
तो इसका जो आपको आंसर होगा वो होगा द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, ए इसका ऑप्शन होगा। तो जॉनसन क्या है, डिफेंड करते हैं शेक्सपियर के वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ को, वो ठीक से इनका पालन नहीं करते थे, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रीडर की एबिलिटी है कि वो रिकंस्ट्रक्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन, देखिए ये लाइन है इसमें, अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। जब आप डैफोडिल्स को पढ़ोगे तो अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड उसमें दिया हुआ है, आपको लाइन्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी एक कोटेशन है जो ली गई है आपकी टिंटन एबी की फाइनल स्टेज से। ठीक है, फाइनल स्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लेंस, एक नज़र में जो वर्ड्सवर्थ थे वो कितने डैफोडिल्स को देखते हैं, तो ये भी उसमें बताया गया है आपको 10,000। ठीक है, इसकी एक लाइन है 10,000 आई सो एट अ ग्लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पोइट वंस रेफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है आपका मेटाफर का। ठीक है, मेटाफर का ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कहा गया एक ओल्ड मैन को देखकर वो कहता है कि ये एक टैटर्ड कोट है जो किसी स्टिक पर टंगा हुआ हो। ठीक है, एक टैटर्ड कोट जो किसी स्टिक पर टंगा हुआ, तो उसने जैसा वर्ड इस्तेमाल ना करके आपको क्या कर दिया, जब एज सो लाइक वर्ड इस्तेमाल हो गए तो आपका सिमिली होता है, लेकिन जब इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करके कंपैरिजन किया जा रहा हो तो आप क्या करेंगे, मेटाफर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये फिर से आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच है। फेयर इज़ माई लव एंड क्रूअल एज सी इज़ फेयर। देखिए मेरा प्रेम कैसा है, वो फेयर है, और उसकी एंड क्रूअल एज सी फेयर। ठीक है, और इतना निर्दयी जैसे कि वो जितनी वो फेयर है। तो ये एक तरह से क्या बताया जा रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हर ब्रो सेड्स फ्रॉन आल्दो हर आइज वो शनी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा थोड़ा ना विरोधाभास, और ये कैसा है, सेंटेंस से रिलेटेड विरोधाभास है। तो जहाँ सेंटेंस में विरोधाभास देखने को मिले वहाँ आप लगाएंगे एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेंटेंस दैट देयर आर नथ सो क्रूडलस एज इनफाइडल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। तो देखिए इन्होंने कहा है नन सो क्रूडलस एज इनफाइडल्स। ठीक है, तो आपको एक सेंटेंस में दो जगह विरोधाभास देखने को मिल रहा है, तो आप लगाएंगे पैराडॉक्स। देखिए जब दो सेंटेंस के बीच विरोधाभास हो तो आप लगाएंगे एंटीथेसिस। जब एक सेंटेंस में दो विरोधाभास हो तो आप लगाएंगे पैराडॉक्स। और जब दो बिल्कुल पास वर्ड के बीच विरोधाभास हो, जैसे कि ब्लैक वाइट या फिर सॉलिड मून आपका सबसे ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीमोरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ से कॉन्टिजियस कंट्रीज इंस्टेड ऑफ कॉन्टिजियस कंट्रीज यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक नोन एज। तो जब आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे, इन दोनों वर्ड को, तो आपको पता चलेगा जो वर्ड है आपका, इस वर्ड में आपको यहाँ पर GI, ठीक है, कॉन्टे GIOS, और इसमें आपको मिलेगा GUOUS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब आप स्पेलिंग को बोल रहे हो, जब आप उसको लिख रहे हो, इफ़ यू से, आपके कहने की बात हुई है, तो जब आप किसी सेंटेंस को बोलने में गलती करते हो, लिखने में गलती करते हो, जो आपकी रिलेटेड हो स्पेलिंग से, तो उसे आप बोलते हैं मेल एप्रोपिज्म।
मेल एप्रोप्रिएशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम एज एन एग्जाम्पल ऑफ होरेशियन ओड। ये आपको पता होगा ओड टू ऑटम कैसा ओड है, आपका होरेशियन ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50, चूज अ वर्ड विच इज अपोजिट। आपके सामने क्या लेकर आ गए हम, अपोजिट वर्ड्स। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट, वाई डज फायर अट्रैक्ट इंसेक्ट, कि जो जहाँ आग जलती है वहीं के जुगनू पाया जाता है। तो अट्रैक्ट वर्ड की देखिए, सेंटेंस नहीं देखना आपको, देखना है यहाँ पर आपको देखना है अपोजिट अट्रैक्ट का, ठीक है। तो अट्रैक्ट का अपोजिट आपका होगा रिमूव। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को आकर्षित करना, रिमूव यानी छोड़ भगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा अपोजिट। द पार्टी वॉज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न। यहाँ आपसे पूछा गया कंसर्न, जो वहाँ मौजूद थे, ठीक है, जो वहाँ मौजूद थे। अब इसका आपको लगाना है अपोजिट, तो अनइन्वॉल्व, जो वो पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थे। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज अ वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट फिर से, ही इज़ वेरी सीरियस। देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड है, ही इज़ वेरी सीरियस बाय टेम्परामेंट, ठीक है। वो अपने जो व्यवहार है, तो व्यवहार से कैसा है, वेरी सीरियस। तो आपको क्या बताना है इसमें, जो वेरी सीरियस है इसका ओपोजिट बताना है। बताइए क्या बताएंगे, थोड़ी सी मेहनत तो आप भी कीजिए, क्या होगा। ठीक है, ज़्यादातर आंसर ने लगाया होगा सोबर, लेकिन आंसर के करेक्ट है इसका ट्राइवल, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे अपोजिट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सीरियस का अपोजिट ट्राइवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल। जब हमारे पाइप्स लीक होते हैं तो हम किसको कॉल करेंगे, कारपेंटर को, इलेक्ट्रिशियन को, या आर्किटेक्ट को, प्लम्बर को करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। कि इवेंट के बाद में वो खुद को थका और कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो इस चीज़ को आप क्या वर्ड करोगे, एक वर्ड आपको बताना है इसके लिए, फेल्ट वीक एंड टायर्ड के लिए, तो क्या होगा, एनर्वेटेड, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ आई है और वो आई है आपकी एरर डिटेक्शन की। आपको एरर बताना है कि एरर कहाँ है। सेंटेंस दे दिया उसमें एरर बताओ, या फिर आपके सामने अंडरलाइन पार्ट दे दिया उसका सही यूज़ बताओ, ठीक है, आपको सही यूज़ बताना होगा। तो अब आपको क्या करना है, सेंटेंस आपके सामने, ड्यू टू दीज रीजन्स वी आर ऑल इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन। ड्यू टू दीज रीजन्स, तो ये गलत है, ड्यू टू दीज रीज़न गलत है। सामने है आपके 3 ऑप्शन, आउट ऑफ दीज रीज़न, फॉर दीज रीजन्स, बाय दीज रीजन्स। तो जो आंसर लगेगा वो लगेगा आपका फॉर दीज रीजन्स, ठीक है, फॉर दीज रीज़न। कारण ये है, यहाँ पर आपने कहा है फॉर दीज रीजन्स, कि इन कारणों के लिए हम फेवर में हैं, कैसे, यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन की, एजुकेशन यूनिवर्स में कंपल्सरी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड। अब ब्रोकन रीड जो आपकी फ्रेज है, इसका मीनिंग पूछा गया आपसे, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा आपका अनरिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द इडियम टू सिंक योर टीथ। सिंक योर टीथ का मीनिंग क्या होगा, सिंक योर टीथ का मतलब, तो अपने दांत डुबो दो, एक तरह से इसका मीनिंग होगा अपने दांत डुबो दो, यानी पूरी तरह से बोलो, पूरी तरह से बोलो, हर चीज़ बोलो, ठीक है। तो टू बिकम कम्प्लीटली इन्वॉल्व, कि उसमें जो भाषण है या कुछ भी चीज़ है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58, नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू। द अंडरलाइन पार्ट इज,
कोई भी इस तरह से पैसा खर्च नहीं करता जिसे तुम करते हो। तो इसमें क्या बताया गया है, खर्च करना, जो आपका खर्च करना है वर्ब है, उसको बताया गया है कि कैसे करते हो, द वे यू डू, जैसे तुम करते हो। तो जब कोई चीज़ वर्ब के बारे में बताती है आपके, तो वो एडवर्बल क्लोज कहलाती है। ठीक है, एडवर्बल क्लोज कहलाती है। दैट ही मे फॉल इल वरीज मी, दैट ही मे फॉल इल वरीज मी, कि मुझे चिंतित करता है। क्या चिंतित करता है? उसका बीमार होना। तो मेन चीज़ क्या है कि वो चिंता कर रहा है, और कारण क्या है? उसका बीमार होना। तो ये आपकी क्या हो गई? वरीज मी, आपकी प्रिंसिपल क्लोज हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली ज्वाइन, किस सेंटेंस को सही तरीके से ज्वाइंट किया गया है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, इसको पोज करके पहले तो आप इसका ऑप्शन सोचें। अब मैं बताती हूँ इसका ऑप्शन जो है आपका क्लियर है। नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी आपको क्या बताना है? करेक्ट वर्ड बताना है। ठीक है, करेक्ट करके बताना है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ही इज स्लो एल्स ही इज श्योर। तो आपको बताना क्या है? तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रन। देखिए, जब हम हार्डली का यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा इसके साथ हैड का यूज़ होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो करेक्ट तीनों चीज़ें इसमें मिल रही है आपको, तो फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, कि कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है? तो देखिए, जब आप ध्यान दोगे तो इसमें जब वर्ड थर्ड है आपका, सेंटेंस नंबर थर्ड, अप्राइज बाय वॉन बाय मी, तो क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, बाय वर्ड का यूज़ मिल रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको काफ़ी है बताने के लिए कि ये वाला क्या है आपका पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। द पैसिव वॉइस ऑफ लेबरर आर मेकिंग द रोड, तो अ रोड इज़ बीइंग मेड बाय द लेबरर्स। अगर आपने ये सेंटेंस क्लियर किए होंगे तो आपको पता होगा कि बीइंग का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज आइटलाइज्ड एंड अंडरलाइन बिलो द गिवन अल्टरनेटिव्स टू द आइटलाइज्ड पार्ट विच में बी improve the sentence. Correct the alternative, choose the correct alternative in case no improvement is needed. Option D is the answer. तो आपके सामने क्या है? सेंटेंस है आपके सामने, द वर्कर आर हेल बेंट एट गेटिंग what is due to them। तो हेल बेंट एट गेटिंग नहीं होता, ओन गेटिंग होता है। गेट के साथ क्या होगा? आपका ओन का यूज़ होगा। ठीक है, ओन गेटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा आपका? ओन गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे यही पूछा गया है, अंडरलाइन सेंटेंस को बताना है कि इम्प्रूवमेंट क्या होगी, और नहीं होगी तो नो इम्प्रूवमेंट लगाओ। तो यू आर वार्न्ड अगेंस्ट कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो देखिए, आप हमेशा क्या करते हो कि मिस्टेकन पार्ट में क्या करोगे, आप इसमें सोचोगे कि इसमें तो गड़बड़ है ही, पक्का इसमें गड़बड़ है, अंडरलाइन वर्ड में पक्का गड़बड़ है, और दिए गए तीन ऑप्शंस में से टिक करने की कोशिश करोगे। लेकिन इस बार मैंने आपके साथ क्या किया है, आपको इम्प्रूवमेंट करनी ही नहीं है, आपके सामने करेक्ट सेंटेंस लेकर आए हैं हम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर भी कि नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, हर बार ये नहीं कि इम्प्रूवमेंट जरूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही आता है, वाइल वी वुड लाइक ऑल द इंडियन चिल्ड्रन to go to school, we need to ponder why they do not।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और उसका सही आंसर आपको बताना है। ऑल इंडियन चिल्ड्रन की जगह क्या आएगा। इसमें आपके सामने समस्या क्या है कि इसमें दैट वर्ड का यूज़ दिया गया है। ठीक है, दैट वर्ड का यूज़ इसमें गलत है, दैट वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए था। तो आपको क्या करना है, ऑल इंडियन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज करेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस इन द चॉइसेस। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क। तो इसका सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में आपको उसे बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या होगा, आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है करेक्ट ट्रांसफॉर्म सेंटेंस इन द चॉइसेस। राणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन इंडिया। ये आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है और आपसे क्या करना है, इसको सिंपल में बनाना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आपको इसे करेक्ट करना है। तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, जब आप सिंपल सेंटेंस करते हो तो देखिए पहले वाले में क्या है, आपके पहले में मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो ये सुपरलेटिव में चला गया। तो ब्रेव सोल्जर उन्हें पूरे इंडिया में सुपरलेटिव नहीं बनाता कि सबसे ऊपर नहीं बना रहा है। मच का यूज़ आपका ब्रेविटी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नो अदर सोल्जर वो सो ब्रेव, कि कोई भी इतना ब्रेव नहीं है एज राणा प्रताप इन इंडिया, जैसे कि राणा प्रताप ब्रेव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट। तो एडमिट के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपकी ऑफ। ठीक है, 70 तक के आपके क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए हैं। 125 तक के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपके कवर करेंगे। ठीक प्रैक्टिस सेट आपके सामने ऐसा ही लेकर आया जा रहा है जैसा एग्जाम में आपको फेस करने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से करोगे। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगी, एग्जाम बेस पर लगी, आप उस चीज़ को नोट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।